हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया डिफरेंस इन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। फिर मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया कि अकाउंटिंग किन किन लोगों के रिक्वायर्ड है, कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिनको कि अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसमें कुछ इंटरनल लोग थे, कुछ एक्सटर्नल लोग थे जिनको की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको कि हमें अकाउंटिंग करते वक्त ध्यान में रखना होता है। ठीक है, वो क्या क्या से कॉन्सेप्ट है वो अभी मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है वो है मनी मेजरमेंट। अब ये मनी मेजरमेंट क्या है? मनी मेजरमेंट कहता है कि इसमें सिर्फ हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी की कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। ठीक है, जिनको कि पैसे के रूप में नापा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर समझते हैं, अगर मैं किसी शोरूम में जाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं एक शर्ट के शोरूम में वॉनिसन के शोरूम में चला गया। ठीक है, वॉनिसन में मैंने एक शर्ट मेरे को पसंद है, वहाँ पे जो शर्ट की जो प्राइस थी वो मैंने एग्जीक्यूटिव को पूछा भैया इसकी क्या प्राइस है। उसने बताया इसकी प्राइस 2300 रुपये है। अब ये 2300 रुपये प्राइस है और मेरे को लगा कि नहीं यार ये तो बहुत कॉस्टली है, मैं नहीं लूँगा। मैं शोरूम से बाहर आ गया, मैंने नहीं खरीदा, मैंने परचेज़ नहीं करी। ठीक है, तो अभी क्या ये शोरूम वाले का सेल हुआ? नहीं हुआ। ये क्या था? ये सिर्फ इंक्वायरी हुई सिर्फ। मैंने पूछा, उन्होंने बताया, कोई पैसे की लेन देन तो कुछ हुई नहीं। ना मैंने उनको पैसे दिया, ना उनका शर्ट गया, शर्ट वहीं पे पड़ी हुई, ना उनको पैसे मिले, इसलिए ये सेल नहीं है। क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कितने लोग दिन में उनके पास आते होंगे और पूछते होंगे, बट वो सारे सेल नहीं होते। सेल कब होता? जब उनको जो अपना सामान उनको देते पूछने वालों को, और पूछने वाले उनको पैसे देते। तो इसीलिए मनी मेजरमेंट कहता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड हु हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, फॉर विच वी आर पेइंग और रिसीविंग समथिंग। तो ये है मनी मेजरमेंट। दूसरा अपना है अकाउंटिंग पीरियड। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि आपको जो अपनी जो बिजनेस की लाइफ है उसके छोटे छोटे पार्ट में बांटना पड़ेगा। अब जैसे अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है एक अप्रैल से स्टार्ट होकर के मार्च में ख़त्म होता है, दूसरा जनवरी से स्टार्ट होकर के दिसंबर में ख़त्म होता है। ठीक है ना, लेकिन जो एक्चुअली जो प्रैक्टिकली फॉलो की जाती है वो अप्रैल से स्टार्ट होकर के मार्च वाली होती है। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट होती है। आपके स्कूल्स वगैरह में जो सेशन होते हैं वो तो अप्रैल से ही शुरू होते हैं ना, अप्रैल से मार्च तक में, तो इसीलिए अप्रैल टू मार्च वाला ही एक्चुअल होता है। अब ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम ही अकाउंटिंग पीरियड होगा वो होगा 12 मंथ्स का। 12 मंथ से कम की अकाउंटिंग पीरियड पॉसिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा की नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अभी कम में कैसे पॉसिबल है? कम में ऐसे पॉसिबल है कि मान लीजिए अगर किसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो फॉलो करता है अप्रैल टू मार्च तक का। ठीक है, अप्रैल टू मार्च का फॉलो करता है, और उसने मान लीजिए लेट्स से सितंबर के स्टार्ट में उसने सितंबर के बिगनिंग में ही उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी उसकी अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगी? सितंबर से, और ख़त्म कहाँ होगी? मार्च में। ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो गया उसके? कितने मंथ्स हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स, मतलब 7 महीने। जो फर्स्ट ईयर उसका जो होगा वो कितने महीने के लिए होगा? 7 महीने के लिए। ठीक है ना, 7 महीने के लिए उसकी अकाउंटिंग हो जाएगी। बाकी फिर अगले साल से उसको 12 महीने की ही करनी पड़ेगी। ये है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो मैक्सिमम ही 12 मंथ्स का हो सकता है। उससे कम पॉसिबल कब हुआ? जब वो नया बिजनेस हुआ। इसी तरीके से मान लीजिए अगर किसी ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया है, ठीक है ना, बीच पीरियड में ही उसने अगर अपना बिजनेस बंद कर दिया तो पॉसिबल होता है फिर अगेन कि उससे शॉर्ट पीरियड हो, 12 मंथ से कम का पीरियड हो। मान लीजिए कोई अप्रैल टू मार्च अपना चला रहा है अकाउंटिंग पीरियड, और उसने बीच में लेट्स से दिसंबर में ही उसने दिसंबर के लास्ट में उसने क्लोज कर दिया, लेकिन जब वो अकाउंट क्लोज करेगा मार्च में तो वो फिर उसकी पीरियड क्या होगी? वो फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स के उसके अकाउंट पीरियड होगी। इसी तरीके से या तो बिजनेस स्टार्ट होता है तो, या बिजनेस अगर मिड ऑफ द ईयर में क्लोज हो रहा हो तो, इन दो सिचुएशंस में अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम हो सकते हैं, अदरवाइज 12 मंथ के ही होने चाहिए। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न इसके दो हैं। एक तो पहला होता है कि मान लीजिए कि बिजनेसमैन है, अगर उसने 3 साल या 5 साल के बाद अपने उसने क्लोज किए, अगर वो 5 साल के बाद क्लोज करता है अपना बिजनेस, ये अपना अकाउंटिंग जो है वो 5 साल के बाद सारे खाते अगर 5 साल के बाद क्लोज करता है
तो उस पिछले के 5 साल में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको तो पता ही नहीं लगेगा। वो कैसे पता लगेगा? तो जब अकाउंट क्लोज होएगा तभी तो पता लगेगा ना कि प्रॉफिट हुआ इस साल में या लॉस हुआ। तो 4 साल मान लीजिएगा उसको लॉस होता रहा तो उस लॉस को वो झेलता रहेगा और वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड उसको क्लोज करना होता है। दूसरी, आपको पता ही है कि इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह जाती है, तो जब तक कि खाते क्लोज नहीं होंगे तब तक जो बिजनेसमैन है उसको यही पता नहीं लगेगा कि उसकी सेल कितनी है, परचेज कितनी है, प्रॉफिट कितना है, तो वो टैक्स रिटर्न अपने कैसे भरेगा? पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड गवर्नमेंट ने वैसे आइडियल बताया है कि 12 मंथ्स के लिए आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद आता है अपना एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लीजिए आपकी कोई इसको एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको भी पहले एग्जाम्पल ही देता हूँ इसमें भी। मान लीजिए मेरी सेल है पूरे साल की 1 लाख रुपए की, ठीक है ना। उसमें 80,000 रुपये जो है वो मैं कैश में बेचता हूँ और 20,000 रुपये जो है वो मैं उधार में बेचता हूँ। अब मेरी सेल कितनी, जब मैं अपना ईयर क्लोज करूँगा तो मुझे सेल कितनी दिखानी चाहिए? 80,000 रुपये दिखानी चाहिए या 20,000 रुपये दिखानी चाहिए या 1 लाख रुपये दिखानी चाहिए? जी हाँ, 1 लाख रुपये दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि 20,000 वाला तो सेल हो ही गया ना। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आपने एक बार इन्वॉइसिंग कर दी है तो वो आपके सेल में ही ऐड हो जाएगी, उसको सेल कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसी साल में सेल कंसिडर करना पड़ेगा। बेशक उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर आती है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बिलिंग इस ईयर की है, अगर आपकी इन्वॉइसिंग इस ईयर की है तो आपकी सेल भी इस ईयर की है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है मेरी मार्च के महीने की, ठीक है ना, जिसको कि मैं पे कर रहा हूँ अप्रैल में। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरे बुक्स कब क्लोज हो रहे हैं? मार्च में। और बिल भी है कब का है? मार्च का है। तो मार्च में तो अकाउंट्स क्लोज होंगे, लेकिन इसकी पेमेंट कब हुई? अप्रैल में। तो फिर अगेन ये कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि आपकी जो एक्सपेंसेस इस फाइनेंशियल ईयर की है आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको कंसिडर करना पड़ेगा। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसकी पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने एफडी करा ली, मैंने एक एफडी करा ली, ठीक है ना। मैं अकाउंटिंग ईयर जो है वो फॉलो करता हूँ अपना अप्रैल से लेकर के मार्च वाला। मैंने दिसंबर के बिगनिंग में अपनी एक एफडी करा ली है, ठीक है। अभी एफडी हो गई है, अब इस पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। अगर मैंने बैंक में पैसा जमा कराया है दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीनों में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देना चाहिए बैंक को। लेकिन एक्चुअली ये मेरे अकाउंट में कब क्रेडिट होगा? जब ये मैच्योर होगा अपना एफडी मैच्योर होने के बाद वो फुल अमाउंट जो एफडी अमाउंट था वो और प्लस इंटरेस्ट वो साथ में ही क्रेडिट होगा। बट एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये 4 महीने भी तो आपके हुए ही हैं, तो इस 4 महीने के इंटरेस्ट को आप निकालिए और आपको इसी ईयर के इनकम में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये होता है अपने एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए हैं, एक सेल वाला भी दिया मैंने आपको, वैसे इनकम वाला भी दिया, और एक एक्सपेंसेस वाला भी दे दिया आपको। 3 एग्जांपल इस पे दे दिए मैंने। ठीक है ना। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट अपना कहता है। ठीक है। उसके बाद एक आता है अपना रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है मान लीजिए इस बार आपकी सेल, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। अभी उसको क्या है कि इस बार उसकी जो टोटल टर्नओवर है वो है 3 करोड़ की। अभी मार्च का अकाउंट जब वो क्लोज करता है उससे पहले ही उसको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो कि 1 करोड़ का था, और वो नेक्स्ट ईयर में उसको एग्जीक्यूट करने वाला है। तो क्या इस 1 करोड़ को उसको इस फाइनेंशियल ईयर में उसको सेल मानना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट ही वो नेक्स्ट ईयर में करेगा। इस साल तो उसने कुछ किया ही नहीं है, इस बार तो बस कॉन्ट्रैक्ट ही मिला है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो, रेवेन्यू जब आपको रियलाइज हो या आपने उसको एग्जीक्यूट किया है एटलीस्ट, तभी आप उसको कंसिडर करेंगे। जब रियलाइज नहीं हुआ, जब आप उसको क्लेम करने के एंटाइटल नहीं हैं, तो आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं अपनी इनकम में। ठीक है। तो ये रियलाइजेशन कहता है। ये अपना चौथे कॉन्सेप्ट था। ठीक है। एक आता है अपना गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या चीज़ है? गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस जो है वो मानी जाएगी कि चल रही है तब तक जब तक कि बिजनेसमैन खुद आ करके ये ना बताए कि मैं अपना बिजनेस क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो गोइंग कंसर्न ये कहता है कि बिजनेस को चलता हुआ ही माना जाएगा अगर जब तक कि बिजनेसमैन खुद आ करके ना बोले कि मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ। ये गोइंग कंसर्न कहता है। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया। ये मॉनेटरी बताया, मॉनेटरी मेजरमेंट। दूसरा मैंने बताया आपको एक्रूअल। तीसरा बताया मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड।
चौथा बताया मैंने आपको रिलायसन, और पांचवा बताया मैंने आपको गोइंग कंसर्न। ये 5 मैंने बता दिया आपको। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते थे, MAARG, मार्ग, मार्ग मीन्स रास्ता, आपको पता ही है मार्ग, रास्ते को भी मार्ग कहते हैं। तो M फॉर मनी मेजरमेंट, A फॉर एक्रूअल, A फॉर अकाउंटिंग पीरियड, R फॉर रिलायसन और G फॉर गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये मार्ग हो गए। इसके बाद आता है अपना एक और मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो रेवेन्यू आपने इस बारी अर्न किया है और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपको जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको भी आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए एक कोई सी भी फैक्ट्री चल रही है, अब उस फैक्ट्री में कोई तो प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब उस प्रोडक्शन होने के बाद वो प्रोडक्ट क्या होगा? बेचे जाएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगी। तो वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसके अगेंस्ट बहुत सारे खर्चे होंगे, जैसे कि सैलरी होगा, लोगों के जो फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके वेजेस होंगे। तो इन सबको प्रॉफिट, तो इन सबको उसी ईयर के प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करते वक्त इनको माइनस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सपेंसेस अपने नेक्स्ट ईयर में डिफर कर देता हूँ। नहीं, अगर इस बार की आपकी रेवेन्यू है तो सारे एक्सपेंसेस जो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए लगे हैं वो सारे एक्सपेंसेस आपको इसी बार कंसिडर करने पड़ेंगे और आपको रेवेन्यू में से माइनस करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से, इसी तरीके से रेवेन्यू आपका ये रिलायसन कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अभी आता है एविडेंस कॉन्सेप्ट। एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एविडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स में, उसके लिए आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, मशीन आपने खरीदी है, उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे। ठीक है ना, तो जो भी आप बुक्स में दिखाओगे, मशीन को दिखाओगे, या कोई खर्चा ही किया है, मान लीजिए लेट से आपने कोई भी खर्चा किया है, तो जो कुछ भी आप खर्चे कर रहे हैं, स्टेशनरी का खर्चा किया है, ऑफिस में कई तरह के खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का है, आपने बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने क्लेम किया है एक्सपेंसेस में, सैलरी आपने क्लेम किया है, तो उन सब के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर होने चाहिए, तभी आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये एविडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि मान लीजिए बाई चांस अभी गवर्नमेंट ये बोल देगी नहीं जी आपके खर्चे को मैं तो नहीं मानता, आपने गलत खर्चे, अपने प्रॉफिट कम करने के लिए आपने एक्सपेंसेस बढ़ा करके दिखाया है, तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस होना चाहिए आपके पास उसके अगेंस्ट में। ठीक है ना, तो इसीलिए ये एविडेंस कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? हम करते हैं अकाउंटिंग बिजनेस की, बिजनेसमैन की नहीं। ठीक है, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो इसीलिए अपनी एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ठीक है, अभी 3 मैंने आपको और बता दिया, कौन कौन सा? मैचिंग कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड एविडेंस कॉन्सेप्ट। अभी ये क्या बन गया? MEE। पहले मैंने आपको क्या बताया था? मार्ग, MAARG मार्ग। अभी 3 और बन गए, MEE मार्ग, मी। अभी इसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसको कॉस्ट पर ही दिखाएंगे। मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री खरीदी, फैक्ट्री की बिल्डिंग मैंने परचेज करी, उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए है, मैंने 30 लाख रुपए में उसको परचेज करी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू मान लीजिए 50 लाख रुपए है, तो उसको कितने पे कंसिडर करना चाहिए? 50 लाख या 30 लाख? नहीं, 30 लाख पे। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए पे कितना किया? 30 लाख रुपए ही। तो जो मेरा कॉस्ट क्या था? 30 लाख रुपए। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो आपका कॉस्ट है उसी को आप दिखाएंगे बुक्स में, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये अपना कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है कि अगर एक जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी आपने जो फॉलो किया, स्टार्ट किया है, जो आप फॉलो कर रहे हैं उसी को आप ईयर टू ईयर फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं इस बार मान लीजिए कि मैंने एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर ली और मेरे को लग रहा है कि यार ये तो इसमें तो लॉस हो गया, अब मैं दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर लेता हूँ, उसमें मेरी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार में स्टार्ट करी है उसी को आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। हालांकि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की जा सकती है बट उसके कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि मान लिया गवर्नमेंट ने कहा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आती है उसमें हो, या फिर आपको ये लगता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू आपके जो चेंज करने से आएगा आपके अकाउंट्स का, लेकिन वो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कह रहे हो कि मेरा तो ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा और वो आता नहीं हो, तो वो वैसे नहीं हो सकता, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन होते हैं चेंज करने के, जो बहुत ही रेयर होते हैं कि लोग चेंज करते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाले हैं उसके ऊपर में।
ठीक है ना। तो अभी क्या क्या हो गया हमारा, कंसिस्टेंसी हो गया, कॉस्ट हो गया। एक और अपना आता है ड्वेल कॉन्सेप्ट। ड्वेल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसा आपने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था कि कोई सा भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं तो उसके ड्वेल इम्पैक्ट होते हैं। तो ड्वेल कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि दो अकाउंट्स इम्पैक्ट होने चाहिए, दो जगह इम्पैक्ट, कोई सा भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो दोनों जगह उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, दो अकाउंट इम्पैक्ट होने चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन से। तो अभी टोटल में अगर मैं देखूं तो ये लास्ट वाला मैंने क्या बताया आपको, सी कंसिस्टेंसी, सी कॉन्सेप्ट, डी ड्वेल, ड्वेल कॉन्सेप्ट मतलब CCD। ठीक है। तो पूरा अगर कंप्लीट अगर करके इसको देखें तो क्या बनेगा, मार्ग मी CCD। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं टोटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को, मार्ग मी CCD। ठीक है। अभी देखता हूँ और कुछ और नया कुछ वीडियो अगर कुछ होता है तो ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए, फिर उसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।